हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट्स में किसी पर्टिकुलर जांच को करवाने की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। किसी भी पेशेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि अगर उसको हार्ट फेलियर डायग्नोज हो गया तो वो हर 2 दिन में ईसीजी कराए, हर 5 दिन में इको कराए, हर 10 दिन में ट्रेडमिल कराए, हर 1 महीने में एंजियोग्राफी कराए, ये देखने के लिए कि बीमारी बढ़ रही है कि नहीं। और अगर वो बिल्कुल नहीं जांचें कराता है तो कई बार बीमारी मिस हो जाती है, तो उसको ये भी डर लगा रहता है कि मैं जांच नहीं कराऊंगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लगभग एग्जैक्ट अच्छी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए अलग अलग जांचों को करवाने के लिए हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, ताकि बीमारी मिस भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी नहीं हो जाए। क्योंकि हर तरह की जांचों को बार बार कराने से आपको इरिटेशन भी होती है, टाइम वेस्ट भी होता है और फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। तो आज इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली जब कभी बीमारी डायग्नोज होती है तो एक बार बेसलाइन इवैल्यूएशन हो जाना चाहिए। आपका ईसीजी, इको, एंजियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारे जांचें एक बार एटलीस्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और जांचें हैं जैसे एक्सरे है, सीटी है, कार्डियक एमआरआई, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी एक बार एटलीस्ट करवा लेना चाहिए। उसके बाद जो फॉलोअप का फ्रीक्वेंसी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, और फॉलोअप का फ्रीक्वेंसी बीमारी कितनी क्रिटिकल है उस पर डिपेंड करता है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उसका जीना मरना उस पर डिपेंडेंट होता है तो कई बार डॉक्टर उसको हर 10 दिन 15 दिन में बुलाते हैं और उस हिसाब से उनकी जांचों का फ्रीक्वेंसी भी रहता है। जब पेशेंट बहुत स्टेबल होता है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो वहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर्स यूजली 3 से 6 महीने में बुलाते हैं और हिसाब से जांचें करते हैं। यूजली आपको एटलीस्ट ये कोशिश करना चाहिए कि फॉलोअप का फ्रीक्वेंसी आपका 3 से 6 महीने होना चाहिए। ज़्यादा क्रिटिकल हो तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि 6 महीने के बदले आप 6 साल के बाद डॉक्टर के पास आ रहे हैं, क्योंकि वैसा करने से फिर बीमारी के मिस होने का चांस और बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। आप वैसे केस में डॉक्टर के पास तभी आते हो जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाती है और तब कई बार बहुत लेट हो चुका होता है, बीमारी और एडवांस हो चुकी होती है। तो इसलिए दवाइयाँ तो आपको लेना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 6 महीने में फॉलोअप करते रहिए। इस दौरान आपको कौन सी जांचों की ज़रूरत है उसका निर्धारित डॉक्टर्स आपके करते हैं। ज़्यादातर अगर पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जहाँ सर्जरी का डिसीजन होना है वहाँ इको टेस्ट और ईसीजी टेस्ट हर महीने महीने भी आप कर सकते हो। जहाँ पेशेंट का अगर स्टेबल कंडीशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ 6 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार इको हो जाना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट जो है, अगर स्टेबल पेशेंट है और कोई दिक्कत खास नहीं है तो हर 2-3 साल में एक बार भी हो तो भी चलेगा। अगर पेशेंट अनस्टेबल है या आपको कोई पर्टिकुलर पैरामीटर देखना है कि दवा से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, कंडीशन में सुधार हो रहा है कि नहीं, ये पर्टिकुलर दवा हमने दी या ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने करवाई उससे एफर्ट टॉलरेंस में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे आप एटलीस्ट हर साल में एक बार ट्रेडमिल कर सकते हैं और एज एंड व्हेन बेसिस पे भी कर सकते हैं। यानी कि जब पेशेंट की कंडीशन में कोई डिटोरिएशन या इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट आपके पास कोई नया सिम्टम लेके आता है कि आज उसको चक्कर आ रहे हैं या आज उसको बहुत सांस फूल रही है, आज उसको छाती में बहुत दर्द हो रहा है, आज उसको घबराहट, पसीना वगैरह हो रहा है, वैसे टाइम पे आप उसको फ्रेश ईसीजी, इको करके या ट्रेडमिल करके देख सकते हो कि वो पैरामीटर सही है कि नहीं। रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर अगर स्टेबल पेशेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको अरिथमियाज नहीं हो रहे हैं तो आप ईसीजी को 6 महीने से 1 साल में भी एक बार करें तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सटल चेंजेस ईसीजी में होते हैं जो मिस हो जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो कंडक्शन ब्लॉक पेशेंट को डेवलप हो गया हार्ट फेलियर पेशेंट्स में। तो एटलीस्ट साल में एक बार ईसीजी ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई नया प्रॉब्लम हो रही है कि सडनली आज धड़कन बढ़ गई, आज चक्कर आ रहे हैं, आज पैल्पिटेशन हो रहा था, आज एक्टोपिक ज़्यादा आ रहे थे, तो उस टाइम पे आप ईसीजी करके देख सकते हैं। जो रेयर टेस्ट है जैसे एक्सरे है, वो अगर खांसी या कॉफ वगैरह के सिम्टम्स है या ब्लड वगैरह आ रहे हैं उस टाइम पे कराइए। होल्टर टेस्ट तब कराइए जब अरिथमियाज या पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कार्डियक एमआरआई वगैरह आप तब देख सकते हैं जब आपको अगर वाइबिलिटी चेक करना है कि भाई वाइबिलिटी कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, इको में रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। ये सारी 1-2 बार कराने वाली टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए की जाती है, बार बार नहीं की जाती। जहाँ तक सवाल है एंजियोग्राफी का, एंजियोग्राफी यूजली बार बार करने वाला जांच नहीं है। एक बार जब बीमारी डायग्नोज होती है तो एंजियोग्राफी आप एक बार करके देख लेते हो। उसके बाद अगर आपको रूटीन चेक करना है, 5-7 साल हो गए तो आप एक बार वापस रिपीट एंजियो करके देख सकते हो। खासकर तब जब पेशेंट की हालत में कोई सिग्निफिकेंट चेंज मिल रहा है। मान लीजिए पेशेंट को पहले दर्द नहीं था, अभी दर्द हो रहा है, पहले ट्रेडमिल नॉर्मल आ रहा था, अभी चेंज आ रहा है, तो उस टाइम आप एंजियो कर सकते हो। लेकिन एंजियो ज़्यादातर स्क्रीनिंग के हिसाब से नहीं किया जाता,
वो आपके सिम्टम्स पर और ट्रेडमिल टेस्ट पर आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मे बी आप 5-10 साल भी एंजियो नहीं करो तो चलेगा। पर अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम बिगड़ रही है, या ट्रेडमिल टेस्ट में बार बार ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, बिगड़ रही है हालत, पहले 10 मिनट चल पा रहे थे, अभी 5 मिनट भी नहीं चल पा रहे, तो वो सारे चेंजेस को देखने के लिए आपको एंजियो करना पड़ता है। तो वैसे केस में सिम्टम बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। ब्लड पैरामीटर्स का भी यही है कि एक बार रूटीन सारे ब्लड टेस्ट साल में एक बार हो जाना चाहिए। इसके बाद पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपको लिपिड प्रोफाइल करना है, तो अगर आपने नई कोई दवा चालू की है तो आपको उसका इफेक्ट देखना है, तो हर 2-3 महीने में आपने करके देख लिया कि चेंज हो रहा है कि नहीं, फिर डोज बढ़ाया, फिर चेंज करके देखा। अगर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, क्रिएटिन बढ़ रहा है कि नहीं वो देखना है, तो फिर आपको हर 2-4 महीने में एक बार करना चाहिए। डायबिटीज़ का अगर प्रॉब्लम है तो उसको हर महीने में 4 से 5 बार करना चाहिए शुगर टेस्टिंग के लिए, और प्रेफरेबली खाली पेट भरा पेट दोनों जांचों को करना चाहिए। HbA1c को आइडियली अगर क्रिटिकल डायबिटीज़ है तो हर 3 महीने में करना चाहिए, अगर बिल्कुल माइल्ड या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर में करना चाहिए। यानी इसमें भी वही डिपेंड करेगा कि आपकी डिजीज़ कितनी सीवियर है और उस पर्टिकुलर जांच की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए शुगर की दवा चेंज किया, या पेशेंट को कोई नया प्रॉब्लम हो रहा है, सडनली उसको इन्फेक्शन हो रहे हैं, घाव नहीं भर रहा, पैरास्थीसिया बढ़ रहे हैं, सिम्टम्स अग्रेवेट हो रहे हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जांच का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ सकता है। ज़्यादातर ये एक्स्ट्रा जांचें जो हम बीच बीच में कराते हैं वो सिम्टम ड्रिवन होते हैं या कंडीशन ड्रिवन होते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करेगा ओवरऑल। लेकिन मान के चलिए कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जांचें एटलीस्ट साल में एक बार हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, इंक्लूडिंग ECG, इको और ट्रेडमिल। अगर किसी पेशेंट को सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर है, एंजियोग्राफी कंपलसरी नहीं है, एंजियोग्राफी को 5 साल 10 साल में भी एक बार करें तो चलेगा, वो भी ज़्यादातर सिम्टम ड्रिवन होता है, लेकिन एक बार एटलीस्ट हो जाना चाहिए। और CT एंजियो और रेगुलर एंजियो में दोनों में क्या प्रेफर करना है वो भी केस टू केस वेरी करेगा। अगर मान लीजिए पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलर एंजियो करना है, जहां आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिल रहे हैं और ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो वहाँ आपको रेगुलर एंजियो करना है, सीवियर हार्ट फेलियर है तो रेगुलर एंजियो करना है, सब कुछ स्टेबल है, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं कि प्रॉब्लम में माइल्ड ही चेंजेस हैं, तो वहाँ पे आप CT एंजियो को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को कई बार वो भी बोला जाता है कि खुद का डेली वेट चेक करते रहे, क्योंकि कई बार शरीर में जब पानी बढ़ता है तो सबसे पहला चेंज उसमें बॉडी का वेट चेंज होता है, तो वो आप डेली बेसिस पे पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट जो है, अगर पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस में बहुत कमी कुछ दिख रही है तो आप एज एंड व्हेन बेसिस पे भी करा सकते हो, नहीं तो साल में एक बार करें तो चलेगा। बाकी रेयर टेस्ट जो है CT, MRI है, होल्टर टेस्ट है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, डिवाइस चेक्स है, पेसमेकर वर्कअप्स है, वो इंडिविजुअल जैसी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, उसका कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसको आप दोबारा रिपीट नहीं भी करें तो चलेगा। इसके अलावा पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट और साइकेट्रिक काउंसलिंग, कार्डियोलॉजिस्ट का फॉलोअप, ये आइडियली पेशेंट की कैसी कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा। कार्डियोलॉजिस्ट का फॉलोअप एटलीस्ट 1 महीने से 3 महीने में एक बार होना चाहिए। साइकेट्रिस्ट का फॉलोअप अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो ही होना चाहिए, अदरवाइज उतना ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन के लिए और पेशेंट को इंकरेज करने के लिए, रिहेबिलिटेशन का इम्प्रोवाइज करने के लिए उसका आप बीच बीच में फॉलोअप करवा सकते हो। डाइटिशियन को भी अगर आपको प्रॉपर डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है तो हर 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक बार आपको मिलना चाहिए, ताकि डाइटिशियन भी आपको गाइड कर सके कि आपको पर्टिकुलर किस चीज़ में क्या खाना है क्या नहीं। और अगर आपकी कोई डाउट्स है तो उनकी भी लिस्ट बना के लेके जाइए, तो आप डाइटिशियन को पूछ सकते हैं कि ये चीज़ खानी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं, ये खाने से फ़ायदा होगा क्या, खाने से नुकसान होगा, तो वो आपकी मदद कर पाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसको एडवांस डिवाइसेस लगी हुई है, जो ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट्स हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं जो कंडीशन मिनट मिनट में डिटोरेट कर सकती है, उनको आपको हर 10 दिन 15 दिन 1 महीने में फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ेगा, बार बार जांचें भी करनी पड़ेंगी, और उनको आपको ज़्यादा अग्रेसिवली मॉनिटर करना पड़ेगा। जो स्टेबल पेशेंट है उसमें आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी को फॉलो करके थोड़ा रिलैक्स वे में उनको ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टेस्ट में हमने बात जो करी कि टेस्ट की फॉलोअप फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस को हार्ट फेलियर पेशेंट्स में कितनी फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए, वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक आइडिया आपको डेवलप हो गया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।